हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 से संबंधित है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 9 अर्थात बल तथा गति के नियम के अध्याय के अंदर के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चैप्टर के अंदर हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। चैप्टर के अंदर दिया गया पहला प्रश्न है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। इसका सही जवाब होगा उसी आकार का पत्थर। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। अगर हम समान आकार के एक रबर के गेंद एवं उसी आकार का एक पत्थर का टुकड़ा लें तो हम क्या पाएंगे कि जो पत्थर का टुकड़ा है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसीलिए पत्थर के टुकड़े का जड़त्व भी अधिक होगा। अगला है, किसका जड़त्व अधिक है? एक साइकिल का एवं एक रेलगाड़ी का। इसका सही उत्तर होगा रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक है, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान साइकिल की तुलना में बहुत अधिक होता है। अगला पूछा गया है, 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का एक सिक्का। इसमें निश्चित रूप से जो 5 रुपए का सिक्का है उसका द्रव्यमान अधिक होगा, इसीलिए इसका जड़त्व भी अधिक होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इस प्रश्न में हमें यह भी बताना है कि इसके साथ ही उस कारक का भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। अब प्रश्न में जो उदाहरण दिया गया है इसको पढ़ने के बाद हमें यह बताना है कि इसमें गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। गेंद का वेग कुल 4 बार बदलता है। वेग पहली बार तब बदलता है जब पहला खिलाड़ी गेंद को पहली बार किक लगाता है। वेग दूसरी बार तब बदलता है जब दूसरा खिलाड़ी गेंद को किक लगाकर गोलकीपर के पास पहुंचाने का प्रयास करता है। वेग तीसरी बार तब बदलता है जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और उससे विराम की स्थिति में ले आता है। वेग चौथी बार तब बदलता है जब गोलकीपर अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। प्रत्येक अवस्था में खिलाड़ी द्वारा लगाया गया पेशीय बल गेंद की वेग को परिवर्तित करता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कारक है जो वेग को बार बार परिवर्तित करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? खिलाड़ी द्वारा लगाया गया पेशीय बल। प्रत्येक अवस्था में खिलाड़ी द्वारा लगाया गया पेशीय बल गेंद की वेग को परिवर्तित करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? इसका कारण हमें बताना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, प्रारंभ में शाखा एवं पत्तियां विराम की अवस्था में रहती हैं। शाखा को हिलाने से पहले पेड़ और पेड़ पर लगी पत्तियां ये सभी विराम की अवस्था में रहती है। जब शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो यह गति की अवस्था में आ जाती है। जब हम बल लगाकर पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाते हैं तो पेड़ की शाखा विराम की अवस्था से निकलकर यह गति की अवस्था में आ जाती है। परंतु
शाखा पर लगी पत्तियां जड़त्व की गुण के कारण विराम की अवस्था में रहना चाहती हैं। अब शाखा पर जो पत्तियां लगी हुई हैं, ये पहले विराम की अवस्था में थी। जब हमने शाखा पर बल लगाया तो शाखा गति की अवस्था में आ गई, परंतु इस पर लगी पत्तियां पहले जैसा विराम की अवस्था में ही रहना चाहती हैं, इसके जड़त्व के गुण के कारण। इसलिए पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है। अब अगला प्रश्न, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हमने अक्सर अनुभव किया है कि जब भी एक गतिशील बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई बस विरामावस्था से अचानक गति की अवस्था में आती है तो हम पीछे की ओर हो जाते हैं। इसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, बस के अचानक रुकने से बस के साथ साथ सवार व्यक्ति के शरीर के निचले भाग बस के संपर्क में होने के कारण विराम में आ जाती है। जब एक बस गतिशील की अवस्था में होती है तो बस और उसमें सवार व्यक्ति ये दोनों गति की जड़त्व की स्थिति में होती हैं। लेकिन बस के अचानक रुक जाने से बस विराम की अवस्था में आ जाती है, और इस बस में सवार व्यक्ति जो भी होते हैं उसके निचले हिस्से बस के संपर्क में रहने के कारण ये सवार व्यक्ति के निचले हिस्से भी विराम की स्थिति में आ जाते हैं, परंतु उस सवार व्यक्ति के शरीर के ऊपरी हिस्से जो होते हैं ये पहले जैसा गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, परंतु शरीर के ऊपरी भाग जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयास करता है और आगे की ओर झुक जाता है। ठीक इसी प्रकार बस के अचानक चल पड़ने से हमारे पैर बस के साथ गति की अवस्था में आ जाती है, परंतु ऊपरी भाग जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहती हैं। जब कोई बस विराम की स्थिति में होती है तो बस तथा उसमें सवार व्यक्ति ये विराम की जड़त्व की स्थिति में होती हैं, परंतु बस के अचानक चल पड़ने से बस के साथ साथ हमारे पैर जो कि बस के संपर्क में होता है ये गति की अवस्था में आ जाती हैं, परंतु हमारे शरीर का ऊपरी भाग पहले जैसा ही विराम की अवस्था में रहना चाहता है, और इसी विराम की जड़त्व के कारण ही हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का बल हमेशा समान परंतु विपरीत दिशा में लगता है। जब कोई घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो घोड़ा गाड़ी पर बल लगाता है आगे की ओर, और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार गाड़ी भी घोड़ा पर पीछे की ओर उसी मात्रा में बल लगाता है। तो हमें बताना है कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींचता है तो प्रतिक्रिया में घोड़े पर पीछे की ओर समान बल लगता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींचता है तो गाड़ी के द्वारा भी घोड़े पर पीछे की ओर समान बल लगाया जाता है, जिसका दिशा विपरीत दिशा में यानी पीछे की ओर होता है। ये दोनों बल समान परंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है और संतुलित हो जाता है। ये दोनों बलों का जो मान होता है वह समान होता है, परंतु इसकी दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों बल एक दूसरे से संतुलित हो जाते हैं। घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचते समय वह अपने पैरों से जमीन पर पीछे की ओर भी बल लगाता है। जब कोई घोड़ा गाड़ी को खींचता है
तो गाड़ी को खींचने के दौरान ये घोड़ा अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं, यानी जमीन को पीछे की ओर बल लगाता है। गति के तृतीय नियम के अनुसार पृथ्वी की सतह भी घोड़े पर समान प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसके प्रभाव से घोड़ा एवं गाड़ी दोनों आगे बढ़ती हैं। जब घोड़ा धरती को पीछे की ओर ढकेलता है तो धरती भी घोड़े को आगे की ओर बल लगाता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, और इसी बल के कारण घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, अग्निशमन के लिए हौज पाइप से बहुत अधिक मात्रा में बलपूर्वक पानी निकलता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार पाइप पर उतने ही बल पीछे की ओर लगता है, इसीलिए अग्निशमन पाइप को पकड़ने में कठिनाई होती है। एक अग्निशमन कर्मचारी जब पाइप को पकड़ता है तो उससे काफी अधिक बल लगाना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पाइप से बहुत अधिक मात्रा में बलपूर्वक पानी निकलता है, और इसके विपरीत यानी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार यह पानी पाइप पर पीछे की ओर समान मात्रा में बल लगाता है, और इसी बल को संतुलित करने के लिए अग्निशमन कर्मचारी को पाइप को पकड़ने में कठिनाई होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। एक राइफल है जिसकी द्रव्यमान दी गई है 4 किलोग्राम, और इसमें जो गोली छोड़ी जा रही है इस गोली का द्रव्यमान दिया गया है 50 ग्राम, और इस गोली की प्रारंभिक वेग इस प्रश्न में दिया गया है 35 मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात करना है राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग। जब भी राइफल के द्वारा गोली छोड़ी जाती है तो गोली आगे की ओर गति करती है, और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार राइफल पीछे की ओर झटका के साथ गति करती है। तो राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग क्या होगा, ये हमें निकालना है। इस प्रश्न में दिया गया है m1 यानी गोली का द्रव्यमान, और गोली का द्रव्यमान को हम m1 द्वारा सूचित करेंगे, जो कि दिया गया है 50 ग्राम। इससे अगर हम किलोग्राम में बदलना चाहेंगे तो इससे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका मान होगा 0.050 किलोग्राम। इसी प्रकार राइफल की द्रव्यमान को हम m2 द्वारा सूचित करेंगे, जिसका द्रव्यमान दिया गया है 4 किलोग्राम। सबसे पहले हम निकालेंगे विस्फोट के पूर्व गोली और राइफल का कुल संवेग। विस्फोट होने से पहले गोली और राइफल दोनों का कुल संवेग क्या था, ये हमें निकालना है पहले। तो सबसे पहले हम गोली का संवेग निकालेंगे, और यह होगा m1u1, क्योंकि किसी वस्तु का जो संवेग होता है वह द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। गोली का द्रव्यमान को m1 द्वारा सूचित किया जाता है, और गोली का जो वेग होगा विस्फोट से पहले उससे हम u1 मान लेते हैं। इसी प्रकार गोली का जो प्रारंभिक संवेग होगा विस्फोट के पूर्व वह होगा m1u1, प्लस करेंगे राइफल का जो संवेग होगा, राइफल का जो द्रव्यमान है वह m2 है, और इसकी जो वेग है उससे हम u2 मान लेते हैं, जो कि विस्फोट से पहले है। यानी इसका जो मान होगा वह होगा m1u1 प्लस m2u2। अब इसमें जो m1 का द्रव्यमान है वह है 0.05 किलोग्राम, और u1 जो है इसका मान दिया गया है 0, क्योंकि गोली छोड़ने से पहले गोली और राइफल दोनों विराम की अवस्था में है, यानी इसकी वेग 0 है। अब हम प्लस लगाएंगे,
m2 का द्रव्यमान दिया गया है इस प्रश्न में 4 किलोग्राम और u2 का मान है 0, क्योंकि विस्फोट होने से पहले राइफल भी विराम की अवस्था में ही थी। इसी प्रकार बराबर का हम चिन्ह लेंगे और 0 + 0 लिखेंगे, यानी इसका मान होगा 0। तो हम कह सकते हैं कि गोली छोड़ने से पहले गोली और राइफल का जो कुल संवेग था वह 0 था। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार विस्फोट के बाद कुल संवेग बराबर विस्फोट के पूर्व कुल संवेग। विस्फोट के बाद गोली और राइफल का संवेग कितना होगा? गोली का जो संवेग होगा वह होगा m1v1। m1 गोली का द्रव्यमान है और v1 गोली का वेग है विस्फोट के बाद, इससे हम v1 से सूचित करेंगे, प्लस जो राइफल का जो संवेग होगा वह होगा m2v2। m2 राइफल का द्रव्यमान है और v2 राइफल का प्रतिक्षेपित वेग है विस्फोट के बाद, बराबर हो जाएगा विस्फोट के पूर्व कुल संवेग जो कि है 0, जैसा कि अभी हमने निकाला। अब m1 का जो मान दिया गया है वह है 0.05 किलोग्राम, यानी गोली का द्रव्यमान, और प्रश्न में गोली का जो वेग है वह दिया गया है 35 मीटर प्रति सेकंड, प्लस m2 का मान है 4 किलोग्राम और v2 को हमें निकालना है, तो v2 को हम v2 ही रखें। v2 का मतलब है कि राइफल का प्रतिक्षेपित वेग बराबर कितना होगा? 0। अब हम 0.05 को जब 35 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 1.75 और ये इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, प्लस 4 किलोग्राम इंटू v2 बराबर 0 होगा। अब हम क्या करेंगे? v2 निकालेंगे। v2 बराबर क्या होगा? v2 बराबर होगा -1.75 डिवाइडेड बाय 4 और इसका जो यूनिट होगा वह होगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इस प्रकार इसको डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा -0.4375 मीटर पर सेकेंड, यानी विस्फोट के बाद जो राइफल का प्रतिक्षेपित वेग होगा वह होगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन का मतलब यह हुआ कि राइफल का जो वेग होगा वह पीछे की ओर होगा, चूंकि गोली का वेग आगे की ओर है और राइफल का वेग पीछे की ओर है। यह माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि राइफल का वेग पीछे की ओर है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अतः राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग बराबर 0.4375 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में पूछा गया है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकेंड और 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। प्रश्न में दिया गया है कि दो वस्तुएं हैं, ये दोनों वस्तुएं एक ही रेखा में और एक ही दिशा में गति कर रही है। ये दोनों वस्तुएं आपस में टकरा जाती हैं और टक्कर के बाद प्रथम वस्तु का जो वेग है वह 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो हमें दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करना है। दोनों वस्तुओं का प्रारंभिक जो वेग है वह दिया गया है और दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान भी प्रश्न में दिया गया है। अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। m1 दिया गया है, यानी प्रथम वस्तु का द्रव्यमान वह है 100 ग्राम। इससे अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इससे 1000 से डिवाइड करना होगा और इसका मान होगा 0.1 किलोग्राम। इसी प्रकार m2 यानी दूसरे वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 200 ग्राम और ये बराबर हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। अब जो प्रथम वस्तु है इसकी वेग दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी u1 इससे हम u1 से इंडिकेट करेंगे, u1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड
और u2 बराबर दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी दूसरी वस्तु की जो वेग है उससे हम u2 द्वारा इंडिकेट करेंगे। ये सभी दिया गया है। और एक दिया गया है कि टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का जो वेग है वह 1.67 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो हमें दूसरी वस्तु का वेग टक्कर के बाद क्या होगा ये निकालना है। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का जो वेग होगा उससे हम v1 द्वारा इंडिकेट करेंगे और इसका मान प्रश्न में दिया गया है 1.67 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरी वस्तु का वेग टक्कर के बाद जो होगा उससे हम v2 द्वारा इंडिकेट करेंगे और इसी को हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। अब हम क्या करेंगे, संवेग संरक्षण के नियम को अप्लाई करेंगे। इस नियम के अनुसार टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर टक्कर के पूर्व कुल संवेग। टक्कर के बाद कुल संवेग कितना होगा, प्रथम वस्तु का जो संवेग होगा टक्कर के बाद वह होगा m1 v1 और दूसरी वस्तु का जो संवेग होगा वह होगा m2 v2। तो इन दोनों का योगफल जो होगा वह होगा पूरे निकाय का कुल संवेग टक्कर के बाद बराबर टक्कर के पूर्व दोनों वस्तु का कुल संवेग हमें निकालना है। प्रथम वस्तु का जो संवेग होगा टक्कर के पूर्व वह होगा m1 u1 प्लस दूसरे वस्तु का जो संवेग होगा टक्कर से पहले वह होगा m2 u2। अब हमें क्या करना है, m1 का वैल्यू पुट करना है जिसका वैल्यू है 0.1 किलोग्राम और v1 का वैल्यू दिया गया है इस क्वेश्चन में 1.67, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। m2 का वैल्यू दिया गया है 0.2 किलोग्राम, v2 हमें निकालना है, v2 को v2 ही लिखे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और m1 का वैल्यू हम पुट करेंगे 0.1 किलोग्राम और u1 का जो वैल्यू है वह 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है क्वेश्चन में। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, m2 का वैल्यू है 0.2 किलोग्राम और u2 का जो वैल्यू है वह है 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 0.1 को जब 1.67 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 0.167। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 0.2 इंटू v2 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 0.1 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.2 होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 0.2 को जब 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.2 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 0.2 इंटू v2 जैसा है उसको वैसे ही लिखे और 0.167 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो बराबर हो जाएगा 0.4 माइनस 0.167। अब इसमें हम निकालेंगे v2 बराबर होगा 0.233 डिवाइडेड बाय 0.2। अब 0.233 कहां से आया, जब हम 0.4 में घटाएंगे 0.167 तब आएगा 0.233 और इसमें हम डिवाइड करेंगे 0.2। इस प्रकार v2 का जो वैल्यू निकला वह 1.167 मीटर पर सेकेंड निकला, यानी टक्कर के बाद जो दूसरी वस्तु होगी उसकी वेग होगी 1.165 मीटर प्रति सेकेंड। अतः हम लिख सकते हैं टक्कर के पश्चात दूसरी वस्तु का वेग बराबर 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने चैप्टर के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए थे बुक्स में, सारे क्वेश्चंस को हमने बारीकी से समझा और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।